हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? देखिए, आप देख रहे होंगे जहां मैंने लास्ट वीडियो छोड़ा था, मैंने उसी स्लाइड को खोल रखा है। तो वहीं से मैं गोरखे पूरे करने जा रहा हूं और आगे शुरू करते हैं हम गोरखों का प्रशासन। ठीक होगी बात? तो आ जाइए मेरे साथ, आप गोरखों का प्रशासन शुरू करते हैं। चलिए, देखिए, आप खाली स्लाइड देख रहे होंगे। तो खाली स्लाइड दिखाने का उद्देश्य क्या है मेरा, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो हम गोरखे पढ़ रहे हैं ना, अभी तक हम प्रशासन पढ़ा, चंदों का प्रशासन पढ़ा, टिहरी का प्रशासन पढ़ा। तो उसमें हम वर्गीकरण पढ़ते थे, राज्य का वर्गीकरण, मंडल, और इस तरह से वर्गीकरण पढ़ते थे, है ना। लेकिन गोरखों के यहाँ पे हम इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं पढ़ेंगे। गोरखों का प्रशासन एक्चुअल में प्रशासन नहीं है। गोरखों ने यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए एक तरह का औपनिवेशिक शासन किया, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करना था। तो गोरखों ने इस तरह का प्रशासनिक वर्गीकरण नहीं किया है। गोरखों ने केवल अपने कुछ अधिकारी नियुक्त किए और यहाँ से अधिकाधिक कर एकत्रित किया और यहाँ से 15 साल शासन किया गढ़वाल पे, कुमाऊं पे, और लगभग 10.5 साल किया गढ़वाल पे। तो उनके अधिकारी और उनके कर, वही हमारा मुख्य फोकस होगा प्रशासन में। इसके अलावा प्रशासनिक प्रक्रिया, प्रशासनिक वर्गीकरण जो चल रहा था वही चलता रहा, उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो मैं उसी पर डिस्कस कर रहा हूँ। आइए आप मेरे साथ। सबसे पहले गोरखों के कर। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आता ही है गोरखों के करों में से, तो हम देख लेते हैं। देखिए, जब गोरखों से पहले यहाँ पर चंद थे कुमाऊं में, तो यहाँ पे 36 रकम और 32 कलम की परंपरा जारी थी। 36 रकम 32 कलम की परंपरा को पहले तो कुछ समय तक गोरखों ने उसे ही बनाए रखा, लेकिन जब उनका उद्देश्य ही अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करना था, जब उनकी मांग फुलफिल नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया? इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और एक सैनिक प्रणाली के माध्यम से यहाँ पे कर वसूलना शुरू किया। और पहले यहाँ पर क्या होता था, कुछ वर्ग जो है करों से मुक्त थे, जैसे कि ब्राह्मण वर्ग वगैरह। इन्होंने उन सबको छोड़ के उन्होंने ब्राह्मणों पे भी कर लगाया, क्योंकि उद्देश्य इनका राजस्व प्राप्त करना था। तो वही आता है कुसही। देखिए, कुसही कर ब्राह्मणों पर लगाया गया। अब तक ब्राह्मण यहाँ से कर मुक्त हुआ करते थे, तो कुसही कर लगाया। कुसही कर किन ब्राह्मणों पर लगता? जिन ब्राह्मणों पर 13 जूलिया जमीन होती थी। 13 जूलिया का मतलब 260 नाली। तो यहाँ से पता लगता है कि 1 जूलिया बराबर कितनी नाली हो गई? 20 नाली हो गई। तो ब्राह्मणों पर ये कर लगाया गया। 1 जूलिया बराबर 20 नाली होती थी, आप देख लीजिए। तो गोरखों ने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया है। पुंगाड़ी। पुंगाड़ी भूमि कर है, जो सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता था। तो पुंगाड़ी कर संग्रह करके इसी कर से सैनिकों का वेतन दिया जाता था। सलामी नजराना होता था, जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं उन्हें सलामी कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। टीका जो है शादी विवाह के अवसरों पर जो गोरखों ने कर लगाया, उसे टीका भेंट कहा गया है। तिमारी कर देख लीजिए, फौजदार और सूबेदार, ये सैनिक अधिकारी हैं, इनको भी जो कर देना पड़ता था उसे तिमारी बोला गया है। पगड़ी देखिए, अगर जमीन जायदाद के हस्तांतरण पर, जैसे मान लीजिए पिता की मृत्यु के बाद पिता की जमीन पुत्र को हस्तांतरित हो रही है, तो उसके लिए जो पगड़ी कर दिया जाता था। नेक्स्ट, मांगा नौजवानों से लिया जाता था, 1 रुपए के रूप में लिया जाता था। नौजवानों पर भी कर लगाया गया है। मांगा कर पेपर में आ गया है ये। सोनिया फाल्गुन त्योहारों अवसरों पर जो कर लगाया जाता था, इसमें क्या होता था? भैंसे और बकरों के रूप में लिया जाता था, फिर उसकी बलि दे करके उसे बांट दिया जाता था। यही था। टांट कर हमने चंदों में और पवारों में पढ़ा, इसे बुनकरों पर लगने वाला कर होता था टांट कर। तो आप देख सकते हैं। मिझारी कर शिल्पकारों पर लगने वाला कर है। और जागरिया ब्राह्मणों पर लगने, जागरिया वही जो जागर गाने वाले ब्राह्मण होते थे, और शिल्पकारों पर लगता था मिझारी कर। वहां पर अगर हमने याद हो आपको, तो हमने पीछे चंद पढ़े थे, चंद पर जगरिया कर था, यहाँ पर मिझारी कर दोनों पे लग रहा है, शिल्पकारों पे भी और जागरिया ब्राह्मणों। घी कर दुधारू पशुओं से लिया जाता था। मोकर देख लीजिए, घरई व पिछई भी कहते थे इसे, यानी कि एक तरीके का हाउस टैक्स टाइप हो गया। प्रति परिवार 2 रुपए लिया जाता था। दोनिया कर पहाड़ी पशु चारकों पर लगाया जाता था। दोनिया कर। अधनी दफ्तरी राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए। खस जमींदारों से लिया जाता था, क्योंकि इन्हीं के लिए काम कर रहे थे ना, जमींदारों का राजस्व का कागज को संभाल के रखने वाले सारे अधिकारी अधनी दफ्तरी हैं, तो उनके लिए जो कर लगाया जाता था वो अधनी दफ्तरी होता था। दोनिया पहाड़ पे जो पशु चराते हैं उन पर लगता था। मोक कर देख लीजिए, घरई व पिछई कर को कहते हैं। मोकर हाउस टैक्स की तरह है, प्रत्येक परिवार पर 2 रुपए लगता है। घी कर जो है दुधारू पशुओं से लिया जाता,
के लिए हाँ, दुधारू पशुओं पर लगता था ये कर। मिझारी कर शिल्पकारों पर भी है और जागरिया ब्राह्मणों पर भी है। टांड कर हिंदुओं या भोटिया बुनकरों पर लगने वाला कर टांड कर होता था। आप देख सकते हैं सोनिया फाल्गुन त्योहारों पर लगने वाला कर है। ये भेड़ और बकरों व भैंसों के रूप में लिया जाता था, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सोनिया फाल्गुन के बाद मांगा कर नौजवानों से लिया जाता था और 1 रुपये लिया जाता था। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं, आप आइए मेरे साथ। रहता, देख ली रहता उल्टा ही दिख रहा है आपको, कुछ कह रहा है रहता गांव छोड़कर जो पलायन कर गए हैं लोग उन पर लगे, मतलब जो नहीं रहता उस पर लगता है रहता। बहता, अब देखिए जो संपत्ति छिपाई गई यानी कि जो बहती नहीं है उस पर बहता लग रहा है, ठीक होगी बात। कामी कर शिल्पकारी वर्ग पे कामी, अब देख लीजिए एक मिझारी आया था, अगर आप पीछे देख रहे हो तो वो शिल्पकारों पर लग रहा था और ये भी कामी कर काम करने वाले शिल्पकार वर्गों पर लगता था। नो कर में कौन सम्मिलित है, देखिए नो कर एक्चुअल में नो ये कर नहीं है, अगर ध्यान दें आप। रहता और बहता कर के बाद कामी जो है ये वर्ग है, ठीक है। आपसे पूछे कामी वर्ग किन्हें कहते थे, तो शिल्पकार वर्ग को कामी वर्ग कहते थे, एक कर नहीं है। और नो किन्हें कहते थे, सुनार व नाई जिसमें सम्मिलित होते थे उसे नो कहते थे। कठुआ कौन होते थे, कठुआ ब्राह्मण दास होते थे, ये शब्दावली टाइप है। बलि, देखिए सैनिकों द्वारा जनता से मनमाने ढंग से जो वसूल किया जाता था उसे क्या कहते थे, बलि कहते थे। वसूलने का नियम है ये, ठीक होगी बात। तो मैं दोबारा आ रहा हूं, देखिए ये तो दो तो है ये कर, एक रहता और एक बहता। रहता वो है जो गांव को छोड़कर चले गए पलायन करके, और बहता वो है छिपाई हुई संपत्ति पर लगता था कर, वो बहता है, ठीक है। उसके अलावा कामी वर्ग में कौन सम्मिलित है, कामी वर्ग में शिल्पकार वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। नो कौन है, नो वो है जो सुनार और नाई वर्ग है। कठुआ ब्राह्मण दास होते थे। बलि सैनिकों द्वारा जनता से जो मनमाने ढंग से कर वसूल किया जाता था, उस वसूलने का नियम ही ये एक्चुअल में बलि का बाली लिखा है किताब में ना, ये ऐसे लिखा है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आगे चल रहा हूं। उसके बाद देखो गोरखों की न्याय व्यवस्था पे आते हैं हम। अभी तक हमने क्या पढ़ा, गोरखों की कर व्यवस्था पढ़ी है ना, गोरखों की यही तो पढ़ी हमने, कर व्यवस्था। आप देख सकते हैं ये पढ़ा और उसके बाद गोरखों की न्याय व्यवस्था देख लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं थी, न्याय जो है सैनिक प्रशासन था एक्चुअल में हर जगह पे। कर वसूली भी सैनिक शासन की सहायता से यानी कि कठोरता से, न्याय भी कठोरता से है। तो ये सारा का सारा कह रहे हैं न्याय सिस्टम एक्चुअल में है ये सैनिक तानाशाही, ठीक है। देखिए कह रहा आरोपी के सर पर क्या करते थे, उसको कि वो सच बोलेगा ये कमिटमेंट लेने के लिए उसको धार्मिक प्रभाव डाला जाता था। तो महाभारत के एक भाग हरिवंश को उसके सर पर रखकर कसम खिलवाते थे। इनके यहाँ पे दिव्य न्याय प्रणाली प्रचलित होती थी, ठीक है। तो दिव्य नाम की जो न्याय प्रणाली में अग्नि परीक्षा है वो देख लेते हैं। नंबर 1 गोलादीप में इसमें गर्म लोहे के डंडे को हाथ में पकड़वाए थे। अगर गर्म लोहे का डंडा पकड़ के उसका हाथ जल जाता था तो वो दोषी है अन्यथा निर्दोष है। मतलब ये क्या बात हुई, जलेगा तो है ही, तो आप समझ गए ना। कड़ाई दीप, आरोपी के उबलते तेल में हाथ डाले जाते थे, जल गए तो दोषी, नहीं जले तो निर्दोष। आप जानते हैं गुरुजी से कराया गया था ये। तराजू दीप, इसमें शाम को आरोपी का वजन तोला जाता था। फिर उन पत्थरों को जो उस आरोपी के वजन के बराबर होते थे छुपा कर रख देते थे। फिर अगले दिन फिर वजन तोलते थे। अगर वजन कम निकला, ये वजन है, वजन कम निकला तो दोषी अन्यथा निर्दोष। तो आप देख सकते हैं अग्निदीप, गोलादीप, कड़ाईदीप, आप देख सकते हैं गोलादीप, कड़ाईदीप, तराजू दीप। कभी ये पूछे जा सकते हैं गोलादीप में क्या होता था, तराजू दीप में क्या होता था, कड़ाई दीप में क्या होता था। अभी तक नहीं पूछे गए हैं। लेकिन कह रहा देहरादून के गुरु राम राय के महंत थे हरसेवक पर हत्या का आरोप लगा और उनके ऊपर कड़ाई दीप कराया गया था, ठीक है। तो यानी कि उबलते तेल में उनके हाथों को डाला गया था, हाथ जल गए थे। तो उसके बाद वो मतलब हाथ जलने तक तो ये सिद्ध हुआ कि वो आरोपी है या नहीं। अभी दंड मिला ही नहीं है, दंड तो बाद में मिलेगा। बाद में उनके ऊपर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया गया। तो आप देख सकते हैं हत्या के आरोपी मान लिया उन्हें, उनके हाथ जलाए गए। बाद में उनके ऊपर हत्या के आरोप में क्या आरोप लगा, वो क्या दंड दिया जा रहा, तो आप देख सकते हैं आर्थिक दंड। तो आप समझ गए इनकी न्याय प्रणाली भी अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा करना था और कुछ नहीं था गोरखों का। चलिए अन्य तरीके, एक तीर का दीप भी होता था। कह रहा एक आरोपी जिस पर आरोप होता था उसके साथी को बुलाया जाता था। आरोपी का साथी जो है पहाड़ से तीर चला देता था और
तथा आरोपी को जब तक पानी में डुबो कर रखा जाता था जब तक वो तीर उठाकर वापस ना ले आए। ठीक बात है। अगर इतने वो तीर उठा के लाता है, इतने आरोपी पानी में मर गया तो वो दोषी था, अगर बच गया तो निर्दोष। ठीक बात है। तो आप देख सकते बो काटी हरिया का दीप। चलिए देखिए, इसमें वादी और प्रतिवादी, जिसने आरोप लगाया है और जिस पर आरोप लगा है, उन दोनों परिवार के 2 लड़कों को बुलाया जाता था जिन्हें तैरना ना आता हो और पानी में डुबो देते थे। जिस पक्ष का व्यक्ति देर तक जिंदा रहा वह निर्दोष और जो मर गया, जो डूब गया, वह दोषी। तो आप देख सकते हैं, ना तो वादी ही जाएगा आरोप लगा के, ना प्रतिवादी, कोई भी नहीं जानेगा। ठीक है ना। काली हल्दी का दीप। आरोपी को, काली हल्दी एक तरीके का जहर होता है, काले आरोपी को खिलाते थे। अगर वो मर गया तो दोषी और बच गया तो निर्दोष। तो आप देख सकते हैं। घात का दीप। इसमें न्याय के देवता गोलू देवता के मंदिर में कुछ सामान रखा जाता था। अब न्याय के देवता से लोग भयभीत होते थे कि गलत काम किया है तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो उसे बोलते थे सामान उठा ला। अगर वो देखिए वो आदमी भयभीत हो जाता था तो संभवतः ऐसा माना जाता है जो आरोपी होता था वो सामान उठा नहीं पाता था, इसलिए जो उठा लेता था वो निर्दोष और जो नहीं उठा पाता था वो दोषी होता था। उसके बाद देखिए, व्यवसाय और उत्तराधिकार का अगर कोई वाद आ जाता था तो वादी और प्रतिवादी के नाम की पर्ची डाल देते थे और गोलू देवता के मंदिर में रख देते थे। पंडित पर्ची उठाता था, चोटी वाला, जिसका नाम आता था वो विजेता, यानी कि वो निर्दोष होता था, यानी कि उसको व्यवसाय वही जीतता था केस, जो भी मामला हो, चाहे उत्तराधिकार का हो चाहे व्यवसाय का हो। देशद्रोह में मौत की सजा होती थी। उसके अलावा अंग भंग भी करते थे। आप देख लीजिए, कठोर था। ब्राह्मण चोरी करता पकड़ा जाएगा तो उसकी चोटी काट दी जाती थी। देखिए, ब्राह्मणों के प्रति सॉफ्ट पॉइंट कहीं ना कहीं इनमें है अभी भी। हालांकि ब्राह्मणों पर कुछ ही कर लगा दिया था इन्होंने, लेकिन सॉफ्ट पॉइंट है, हम देख रहे हैं। महिलाओं पर छत पर चढ़ना आरोप था। ठीक बात है। ऐसा माना गया कि एक्चुअल में ये बोला गया कि जो गोरखे हैं, गोरखों पर आरोप लगाया गया स्थानीय लोगों ने कि गोरखे जो है महिलाओं से बदतमीजी करते हैं। तो गोरखों ने कहा ठीक है, अब हम तुम्हारी महिलाओं को छत पर ही नहीं चढ़ने देंगे। ठीक है, तो ये किया गया था। व्याभिचारी स्त्री को उसके पति द्वारा मारने का विधान था। अब आप देखिए, और पति उसे मार देता था अपनी पत्नी को, अगर वो व्यभिचारी मतलब कैरेक्टरलेस है, तो उसके बाद पति को कोई दंड नहीं मिलता था। ये प्रथा बाद तक चलती रही, मतलब पति ने मर्डर कर दिया पत्नी का, हालांकि दोषी है नहीं है ये तो बाद में तय होगा, लेकिन देख लीजिए उसके बाद उसे कोई सजा भी नहीं मिलती थी। यह प्रथा 1817 में ब्रिटिश शासकों ने समाप्त की, यानी कि देख लीजिए कब तक चलती रही। गोरखों, हाँ आप देख लीजिए 1815 में गोरखे गए, फिर 1817 में समाप्त की। चलिए, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता था तो उसके परिवार पर जुर्माना लगाया जाता था। ये तो चलो ठीक सी बात है, कम से कम घर वाले अपने बच्चों का ध्यान तो रखेंगे, काउंसलिंग तो करेंगे कि भाई आत्महत्या ना करे। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए कौन कौन से वर्ग हैं। आप देखिए, जागरिया वर्ग कौन से, जो कार्यरत सैनिक हैं, काम कर रहे हैं, अभी सेवा में हैं, वो जागरिया। ढाकरिया या ढाकचा जो 2 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर हो गए हैं, वो ढाकरिया कहलाते थे। तीर्थ यात्रियों के लिए सदावर्त दिया जाता था। सदावर्त का मतलब एक जमीन का टुकड़ा हो गया जिससे होने वाली आय का प्रयोग तीर्थ यात्रियों के लिए किया जाएगा। ठीक है। 1796 में चंपावत के बालेश्वर मंदिर की मरम्मत सूबेदार महावीर थापा ने करवाई थी। ठीक बात है, पीछे भी हमने पढ़ा था जब हम चंद पढ़ रहे थे कि भाई उद्योचन ने बनवाया, जिसने बनवाया आपको याद होगा, वहां पर भी महावीर थापा आए थे। गोरखों की राजभाषा गोरखाली। ठीक बात है, जो आज भी नेपाल की राजभाषा है। नेपाल का अधिकांश साहित्य नेवारी भाषा में मिलता है। ठीक बात है। चलिए, 1797 में रण बहादुर शाह जो नेपाल के राजा हैं की छोटी पत्नी है कांतिवती। कांतिवती ने केदारनाथ मंदिर के लिए सदावर्त दान किया था। ठीक बात है, यानी तीर्थयात्रियों के लिए करमुक्त भूमि दी थी। चलिए, फ्रेजर क्या बता रहे हैं? फ्रेजर बताते हैं कि गोरखे दास व्यापार करते थे। बिल्कुल ठीक बात है, इतने कठोर थे कि जो कर नहीं दे पाता था उसको गुलाम कर देते थे, उसे बेच देते थे। तो फ्रेजर बता रहा है गोरखों ने 2 लाख से अधिक स्त्री पुरुष और बच्चों को बेचा था, यानी वही दास पर था। हरिद्वार में भीम गोडा के पास इन लोगों का दास बाजार लगा करता था। ठीक है। देखिए, प्रत्यक्ष दक्षी कैप्टन रेपर। कैप्टन रेपर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आया था कैप्टन, सुविधा लेने के लिए आया था कि भाई गढ़वाल से भोटिया लोग तिब्बत तक व्यापार करने के लिए, मार्ग के लिए, अगर याद हो तो 1808 के आसपास। रेपर के अनुसार हर साल गोरखा चौकी में दास दासी की बिक्री होती थी। तो आप देख सकते हैं दास व्यापार पुरजोर है। इनका उद्देश्य ही क्या है? इनका उद्देश्य ही राजस्व प्राप्त करना है। चलिए, कत्यूरी और गोरखचंद काल में मंदिरों को भूमि दी जाती थी, उसे विष्णुप्रीत कहते थे। लेकिन गोरखे मंदिरों को दी गई भूमि को क्या बोल रहे हैं? गूठ कह रहे हैं। और तीर्थयात्रियों के लिए जो थी वो सदावर्त थी।
गोरखे कौन थे? गोरखे हिंदू और मंगोल का मिश्रण है। ठीक होगी बात। गोरखों का हथियार खुकरी होता था, बिल्कुल ठीक बात है, जो डोटी राज्य के गढ़ी नामक इस नगर में बनता था। और गोरखे खुकरी जो बनाने वाले होते थे नेवार जाति के लोहार बनाते थे। अन्य हथियार इनके तलवार, छुरी, लमछड़, खाड़ा, भुजाली, ढाल, बंदूक, इनको मैं क्या एक्सप्लेन करूं, है ना, इन्हें तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए गोरखों का हथियार खुकरी है। जो एक्सप्लेन करने का नहीं है मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक्चुअल में कई बुकों में तो गोरखे देना भी पसंद नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप समझ, एक छोटा सा एरा है, कुछ शब्दावली है, उस संदर्भ में आप इसे याद कीजिए। गोरखों की गढ़वाल विजय, गोरखों की कुमाऊं विजय, मेंस की दृष्टि से इस टॉपिक को याद कीजिए। और गोरखों का शासन प्रबंध की तथ्यात्मक जानकारी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे पढ़ रहे हैं। गोरखों का प्रिय त्योहार दशाई या दशहरा होता था, जिसे वह अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे। बिल्कुल ठीक बात है, दशाई या दशहरा। जान क्या है? जान या चकती, गोरखों की शराब को जान या चकती कहते हैं। गोरखों के ब्राह्मण कौन थे जो अपने साथ लाए थे? पांडे और उपाध्याय गोरखों के ब्राह्मण हुआ करते थे। चलिए, गोरखों ने शिल्पकार वर्ग को क्या कहा है? कामी कहा है, पीछे हमने पढ़ा भी अभी। 9 वर्ग कौन थे? नाई वर्ग में थे। ब्राह्मण दास कठुआ पीछे भी डाल दिया था, यहाँ भी आ गया। गोरखों में कैंटी किन्हें कहते थे? कैंटी दासों के बच्चों को गोरखे कैंटी कहते थे। गोरखों में अदालत होती थी, अदालत का न्यायाधीश कौन है? विचारी को अदालत का न्यायाधीश कहते थे। ऐसी शब्दावलियां आ जाती है। कामी कौन है? जान या चकती क्या थी? ठीक बात है। कठुआ कौन थे? तो याद रखिएगा, विचारी कौन है? अदालत के न्यायाधीश हैं। चलिए, वो सारे शब्दावली खत्म हो गई। अब एक दो चीज हैं जो पीछे छूट जाती है, तो मैं लास्ट में डाल देता हूँ। गोरखों ने पहला भूमि बंदोबस्त 1791 में जोगामल्ला शाह, आप जानते हैं जोगामल्ला शाह पहले सूबा थे यहाँ पे उत्तराखंड में, तो कुमाऊं में किया था। प्रत्येक 20 नाली पर 1 रुपये टैक्स लगाया था इन्होंने, नंबर 1 बात। और इन्होंने ही प्रत्येक बालिक से मांगा नामक राजकर भी लिया था। ठीक बात है। और घरई और पिछई हाउस टैक्स जो पीछे आया था 2 रुपये इन्होंने ही लगाया था। और इन्होंने सुवांग दस्तूर कर भी लगाया था जो दफ्तर के खर्च के लिए जाता था। देख लीजिए, जोगा मल्ला शाह ने आते ही 4 कर टेक दिए थे। एक तो हो गया, आप देख सकते हैं, जमीन का कर हो गया, मांगा कर हो गया, घरई पिछई हो गया, और सुवांग दस्तूर हो गया। उसके बाद एक घटना नरसाई का मंगल के नाम से जानी जाती है, उसे हम देख लेते हैं। अक्काजी नरसाई आप जानते हैं दूसरे सूबा थे, तो इनके समय में घटना घटी। घटना क्या थी? नरसाई को ना बहुत से लोगों पर शक था। वो लोग यहीं शादी वादी करके बस गए थे, गोरखा सैनिक थे, उनकी भर्ती हुई थी, तो उनको शक था कि कहीं ये यहाँ पे स्थानीय लोगों से न मिल जाए। तो काजी नरसाई ने एक रात को उन लोगों की, मंगल की रात को हत्या करवाई थी। तो उस घटना को नरसाई का मंगल कहते हैं। इससे ज्यादा कोई कहानी नहीं है। ठीक बात है। उसके बाद बमशाह चौतरिया हुए, आप जानते हैं सूबेदार, तो उन्होंने फौज को वेतन के बदले प्रांत देने शुरू कर दिए थे, याद कर लेना चाहिए। फिर एक सूबा रुद्रवीर है, मैंने शुरू में ही आपको सूबेदार बता दिए थे, है ना, 8 सूबेदार बताए थे, तो आप देख लीजिएगा। उनमें एक सूबा है रुद्रवीर। रुद्रवीर ने टन कर नाम से एक कर लगाया था। इतना ही जानकारी मिलती है, ये नहीं दिया हुआ टन कर किस पे लगाया था, क्या लगाया था, तो मैंने फिर भी उठाकर रख दिया। मैंने कहा पूछ ले कभी। एक एंगल ये बनता है कि किसने और कौन सा कर लगाया था, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी बुक में मैंने 3-4 किताबें छान करके आपके लिए ये सब कलेक्ट किया है। तो जितनी स्टैंडर्ड बुक है उन सब में इतना ही दे रखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है। बाकी एक आध क्वेश्चन को ऐसा छूट जाता है जो रेलेवेंट नहीं होता, जो पेपर में आने के बाद इंपॉर्टेंट दिखता, नहीं तो अन्यथा मैंने सारे के सारे कलेक्ट कर दिए हैं आपके लिए। आप इन्हें आराम से देख लीजिए, एक बार देखेंगे आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। चलें आगे। चलिए, मेरे हिसाब से ये पूरा हो गया गोरखों का प्रशासन। तो ठीक है, आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।